दिल्ली वालों, दिल भर गया केजरीवाल को रोता हुआ देखकर। केजरीवाल रो रहा है यार, तुम कहाँ गए? पहले पार्ट की तरह इस बार भी फिल्म एक सो कॉल्ड सोशल इशू पर बेस्ड है। फिल्म में हिंदी या गुजराती कैरेक्टर्स होने के बावजूद फिल्म केरला स्टोरी ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम्स के बीच प्रेम की बात हो और यूपी का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है? तो उन्हें कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के नाम पर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। उनकी जॉब है वो सभी वायलेंट कंटेंट देखना जो एल्गोरिदम आप तक नहीं पहुंचाता। ये कंटेमिनेशन कैसे और क्यों हुआ, इसकी जांच के अलावा एक जांच और होनी चाहिए जो ये बताए कि ऐसा कब तक होता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं क्लियर कट का वीकली एपिसोड, जहां हम बताते हैं वो न्यूज जो डिजर्व करती है आपके व्यूज। दिल्ली वालों, दिल भर गया केजरीवाल को रोता हुआ देखकर। केजरीवाल रो रहा है यार, तुम कहाँ गए? तो फाइनली 3 साल से चले आ रहे एक सियासी खेल का अंत हो गया। बात है अगस्त 2022 की। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में करप्शन के चार्ज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों पर FIR हुई और ये केस इतना उलझ गया कि न सिर्फ केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छीना बल्कि धरातल से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म ही कर दिया। बीती 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान CBI द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट में सबूतों के अभाव और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से केस को सिरे से खारिज कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट CBI की इन्वेस्टिगेशन से काफी डिसअपॉइंट हुई। कोर्ट का कहना था कि CBI ने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की लेकिन उसके सपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं जुटा पाई। यहाँ तक कि CBI ने कोर्ट में जो मटेरियल प्रेजेंट किया था उसके बेस पर कोर्ट चार्जेस फ्रेम करने के लिए भी कन्विंस नहीं हो पाई। लेकिन ये सियासी खेल है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। फैसले के कुछ ही घंटों बाद ही इस जजमेंट को CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। केजरीवाल रो रहा है यार। तो दिल्ली की कहानी यही खत्म करते हैं। अब आपको सुनाते हैं केरला की कहानी। 2026 में देश के बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं जिसमें वेस्ट बंगाल और केरला भी शामिल है। और आपके दिमाग में जरा भी कंफ्यूजन हो कि वोट किसको देना है, इस समाज में कौन हमारा दुश्मन है और कौन सी पार्टी हमारी रक्षक है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आने वाली सेंसेशनल फिल्म द केरला स्टोरी 2 में। यूं तो इसकी रिलीज डेट 27 फरवरी थी, लेकिन जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ एक हंगामा खड़ा हो गया। पहले पार्ट की तरह इस बार भी फिल्म एक सो कॉल्ड सोशल इशू पर बेस्ड है। फिल्म के प्लॉट को अगर बहुत प्रिसाइजली बताया जाए तो वो सारे स्टीरियोटाइप्स जो मुस्लिम्स के बारे में पिछले कुछ सालों में उभरे हैं उनको एक सिनेमैटिक और फिक्शनल तरीके से दर्शाया गया है। फिल्म में हिंदी या गुजराती कैरेक्टर्स होने के बावजूद फिल्म केरला स्टोरी ही क्यों है? केरला जो अपनी एजुकेशन, कम्युनल हार्मनी और प्रोग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है, फिल्म उस इमेज को डिफेम करने की इंटेंट से बनाई गई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। यही मुकदमा 26 फरवरी को पहुंचा केरला हाई कोर्ट और कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर आनन फानन में स्टे लगा दिया था। लेकिन फिर उसी शाम फिल्म के मेकर्स ने एक अर्जेंट अपील की और जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश का लॉ एंड ऑर्डर कितना एफिशिएंट और फास्ट है, सेम डे अपील सुनी गई और जो स्टे लगाया गया था उसको अगले दिन हटा दिया गया। अब फिल्म रिलीज के लिए रेडी है, जाएं और बहती गंगा में हाथ धुलें, नहीं तो यमुना में धुलें। सुना है केजरीवाल के जाने के बाद साफ हो गई है। केजरीवाल रो रहा है यार। केरला स्टोरी के बाद अब आपको सुनाते हैं द चेन्नई स्टोरी। चेन्नई के मयलापुर में मौजूद है सूफीदार मंदिर। सूफीदार मंदिर जो जाना जाता है अपनी 40 साल पुरानी एक परंपरा के लिए। वो परंपरा है 40 साल से हर रमजान लोगों को इफ्तार कराना। ये ट्रेडिशन शुरू करने वाले शख्स थे पूज्य दादा रतन चंद साहिब। 1947 की पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान से चेन्नई में आकर बसे। यहाँ उनकी मुलाकात एक सूफी शहंशाह बाबा नेबराज साहिब से हुई, जिनसे उन्होंने मोहब्बत, एकता और भाईचारा सीखा और उन्हीं से इंस्पायर होकर दादाजी ने एक सूफीदार ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया, जिसने बाद में माइलोर में मंदिर की स्थापना की। हिंदू मुस्लिम एकता, इंसानी मोहब्बत और भाईचारे के भाव से उन्होंने रमजान के महीने में मंदिर द्वारा इफ्तार कराने का आयोजन शुरू किया, जिस वजह से शहर के लोगों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत बढ़ी। हिंदू मुस्लिम्स के बीच प्रेम की बात हो और यूपी का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है? क्या करते हो? हुआ ये कि यूपी हाई कोर्ट में कुछ इंटरफेथ कपल्स ने प्रोटेक्शन की अपील की क्योंकि वो लिव इन में रह रहे थे और कम्युनिटी की तरफ से उनको थ्रेट्स मिल रहे थे और इसको यूपी के अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 से भी जोड़कर देखा जा रहा था। अलग अलग एप्लीकेशंस को क्लब करके यूपी हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो काफी रिमार्केबल है। कोर्ट ने साफ किया अगर 2 बालिग अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं तो उन्हें कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के नाम पर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये बात कही कि आर्टिकल 21 के तहत किसी व्यक्ति का अपने पार्टनर को चूज करना उसका पर्सनल डिसीजन है। कोर्ट ने ही साफ कर दिया कि इस राइट में तब तक इंटरफेरेंस नहीं हो सकता
जब तक कि कोई इलीगल एक्ट ना हो। देश में पिछले दिनों एआई समिट बहुत चर्चाओं में रहा था अपनी अच्छी और बुरी बातों की वजह से, और उसमें बवाल तब हुआ था जब इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ प्रोटेस्टर्स ने उसमें जाकर प्रोटेस्ट किया था, और इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। और अब जब दिल्ली पुलिस उन सभी प्रोटेस्टर्स के हंट पर निकली हुई है, तो उसी कड़ी में 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट करने दिल्ली पुलिस पहुंची थी हिमाचल प्रदेश। 25 फरवरी की सुबह एक होटल से दिल्ली पुलिस ने 3 एक्यूज्ड को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर जा रही होती है कि तभी हिमाचल प्रदेश पुलिस धर्मपुर में दिल्ली की टीम को इंटरसेप्ट करती है और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाती है कि इंटर स्टेट अरेस्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ बीएनएस के तहत किडनैपिंग और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की। अलेजिडली दिल्ली पुलिस के व्हीकल को भी सीज कर लिया गया और दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग उनको कई घंटों तक निगरानी में रखा गया। 26 फरवरी की देर रात 1 बजे कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद ट्रांजिट रिमांड ग्रांट हुआ, जिसके बाद अगली सुबह दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हुई। तो ये तो बात हुई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस की, लेकिन एक कहावत है कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी है। लेकिन कुछ लोग एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी यही कहावत कहने लगे हैं। द गार्जियन ने रिपोर्ट किया है कि एआई की वजह से बहुत सी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है, लेकिन ये रोजगार उनके लिए स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली उनके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुछ ग्रामीण महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करती हैं और एआई मॉडल्स को ट्रेन करती हैं। उनकी जॉब है वो सभी वायलेंट कंटेंट देखना जो एल्गोरिदम आप तक नहीं पहुंचाता। वो कंटेंट जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट हो, अब्यूज हो और वायलेंस हो, वो सब उन्हें देखना होता है फ्रेम बाय फ्रेम, और एआई को ट्रेन करना होता है उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। एक दिन में 100 से ज्यादा और कभी कभी 800 इमेजेस और शॉर्ट वीडियोस एक महिला को देखनी पड़ती हैं। रिपोर्ट से पता लगा है कि वो लेडीज अब इस तरह का कंटेंट देखने के लिए यूज्ड टू हो चुकी हैं और इस तरह का कंटेंट उनके अंदर की सेंसिटिविटी को खत्म कर रहा है। और सवाल आपसे ये है कि आप इसको डेवलपमेंट मानते हो या कैपिटलिज्म का एक और चमकदार जाल। अब डाटा की बात चल पड़ी है तो एक और इम्पोर्टेंट खबर सुन लीजिए। आरटीआई एक्ट 2005 एक अहम माइलस्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। इस कानून के तहत पब्लिक ऑफिसर्स और लीडर्स अकाउंटेबल बनते हैं और हम एज अ सिटीजन उनके काम के बारे में और काफी हद तक उनके बारे में पब्लिकली पूछ सकते हैं। आरटीआई एक्ट कहता है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट को हाईली इन्फ्लुएंस करती हो वो बतानी पड़ेगी। कट टू 2023 डीपीडीपी एक्ट आता है, यानी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्लॉज ऐसा है जिसे आरटीआई और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बताया जा रहा है। डीपीडीपी एक्ट डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है और बिना लॉफुल बाइसेस के उसके डिस्क्लोजर को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी जो एडवांटेज आरटीआई एक्ट ने पब्लिक को दिया था उस पर एक लीगल ब्लैंकेट डाल दिया गया, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि पब्लिक ऑफिसर्स पर्सनल डाटा के नाम पर पब्लिक इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन को भी छुपा सकते हैं। जाते जाते एक बासी खबर, और बासी खबर के नाम से हैरान मत होइए। हैरान आपको इस बात पे होना चाहिए कि फूड जैसी बेसिक फंडामेंटल नीड इस देश में जहर बन गई है। अक्सर खाने में मिलावट को लेकर हमें खबरें सुनने को मिलती हैं, और उसी में एक नया एडिशन है आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से, जहां दूध पीने की वजह से 12 लोगों की हालत गंभीर हो गई। रिपोर्ट से पता चला है कि इन 12 लोगों में 8 बुजुर्ग थे और 4 3 साल से छोटे बच्चे। जो दूध उन्होंने कंज्यूम किया था उसकी वजह से उन्हें एनुरिया नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी में बॉडी से यूरिन पास होना बंद हो जाता है। अब कानूनी कार्रवाई तो जारी रहेगी। जिस वेंडर से उन्होंने दूध लिया था उसको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि एक आम इंसान की जान कब तक मजाक बनी रहेगी। ये आप और हम अच्छे से जानते हैं, ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। ये कंटेमिनेशन कैसे और क्यों हुआ, इसकी जांच के अलावा एक जांच और होनी चाहिए जो ये बताए कि ऐसा कब तक होता रहेगा। तो दोस्तों, ये था क्लियर कट का वीकली एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और शेयर करते जाना। मिलते हैं अगले हफ्ते।